नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। दिल्ली में चुनावों के ऐलान से पहले कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जहां नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, वहीं बीजेपी उनकी घोषणाओं पर सवाल उठा रही है। इन सब के बीच आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया। कल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर इन दोनों योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। महिला सम्मान योजना के तहत आम आदमी पार्टी की जीत होने पर जहां महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे, वहीं संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का अनलिमिटेड मुफ्त इलाज होगा। महिला सम्मान योजना से जहां 35 से 40 लाख महिलाओं को फायदा होगा, वहीं संजीवनी योजना से 10 से 15 लाख बुजुर्गों को। पिछले कुछ चुनावों में यह ट्रेंड देखा गया है कि महिलाओं को पैसे का वायदा चुनाव में जीत की गारंटी रहा है, चाहे बात एमपी की हो, हरियाणा की, महाराष्ट्र की या फिर झारखंड की। लेकिन इन योजनाओं के ऐलान के बीच आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का वीडियो जारी किया। आम आदमी पार्टी सरकार के वायदों और कामकाज पर सवाल उठाए। एलजी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के कई इलाकों में सीवर का बदबूदार पानी गलियों और सड़कों पर बह रहा है। सरकार मुफ्त बिजली की बात करती है, लेकिन लोगों को 8 से 10 घंटे तक की बिजली नहीं मिलती। कई लोगों को भारी भरकम बिजली बिल मिल रहे हैं। पानी के लिए लोग टैंकर के सहारे हैं, जो हफ्ते में एक बार आता है। और इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। सवाल यह है कि क्या मुफ्त की योजना सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी। सवाल यह भी है कि जब बजट में 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया था, तो इतना समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक दिल्ली की महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला। लोग ये भी पूछेंगे कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया था, तो लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला। और सवाल यह भी कि क्या उपराज्यपाल ने दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के वायदे को लेकर आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है। और वहीं बीजेपी जो दावा कर रही है, क्या उसके दावे में दम है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे दावे जो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। उनके दावों का कितना दम दिखेगा। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले महादंगल की ये रिपोर्ट देखिए। महिला सम्मान योजना 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। कहा जाता है कि हम यहाँ फ्री पानी दे रहे हैं, तो यहाँ तो 7-8 दिन तक पानी ही नहीं आ रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली सरकार की 2 योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का काम कल से शुरू होगा। महिला सम्मान योजना के तहत जहां दिल्ली की महिलाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे, वहीं संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने पंजाब का उदाहरण देकर आम आदमी पार्टी के वादों पर सवाल उठाए हैं। हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। चुनावी वार पलटवार के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आज एक वीडियो पोस्ट करके दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। इस वीडियो में उन्होंने कई जगह सड़कों पर जमे बदबूदार पानी और सीवर से हो रही परेशानियों के बारे में बताया है। उपराज्यपाल ने शनिवार को दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूरी के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा किया था। रामपुरी का विजिट किया है और देखा है कि मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल नहीं है। सड़कें नाम के बराबर हैं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, बिजली 8-8, 10-10 घंटे नहीं आती है। जब एक तरफ कहा जाता है कि हम 24/7 बिजली दे रहे हैं, तो पावर क्यों कट हो रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम यहाँ फ्री पानी दे रहे हैं, तो यहाँ तो 7-8 दिन तक पानी ही नहीं आ रहा है। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि वो हमें हमारी कमियां बताएं और हम वो सारी कमियां दूर करेंगे। एलजी की अपील के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। मैं
गोयल जी साहब को कहूंगी कि उनको दिल्ली में कहीं पर भी कोई समस्या परेशानी दिखे तो वो बताएं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान करेगी। उसी तरह रंगपुरी पहाड़ी की भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार ही करेगी। तो हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली का महादंगल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाज़िया एलवी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजेश गुप्ता जी, आप विधायक और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अनुराग भदौरे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाज़िया जी, पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरह के दावे और वायदे करते हुए जनता के बीच जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या डर है कि महिलाओं को लेकर ये जो ऐलान हो रहे हैं उससे कहीं एक बार फिर से केजरीवाल बाजी ना मार ले? मुझे लगता है डर तो महिलाओं को है। महिलाओं को है जो देख रही हैं कि क्या रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का, उनके एमएलएस का। वो जानती हैं, चाहे वो सोनी हमारी बहन की बात हो जिसको मारा गया, या जिस तरह से संतोष कोहली एकदम से गायब हो गई और उनकी हत्या हुई, एक्सीडेंट हुआ, कोई जानता नहीं है। सबने देखा है स्वाति मालीवाल जो सांसद हैं किस तरह से बाकायदा अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बाकायदा विभव ने कैसे उनकी पिटाई की और बदतमीज़ी की, और वो सारे सबूत सामने हैं। तो मुझे लगता है असली डर तो महिलाओं को है और किसी को नहीं है। दूसरी और ज़रूरी बात, बहुत सारे इसमें देखिए बातें हैं कि 1000 रुपये जो उन्होंने वादा 2022 में किया था जब पंजाब में इनकी सरकार आई थी, अभी भी कतारें लगी हैं, अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ढेर सारी हमारी बहनें वहाँ पे कह रही हैं कि वो सुबह कब आएगी जब वो 1000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे 2100 का वादा है। प्लानिंग कमीशन ने कह दिया है कि ये संभव ही नहीं है क्योंकि बजट अलाउ नहीं करता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तोड़ के लाएंगे, छीन के लाएंगे। शराब घोटाले का पैसा जो बचा हुआ है वो वहाँ से होगा, किसी को पता नहीं है। तो बातें कहने को बहुत सारी हैं। ठीक है। दूसरी बात, संजीवनी उनको योजना याद आई। ये वही सरकार है, नहीं मैं खत्म कर लूँ बस 10 सेकंड में। आयुष्मान योजना चित्रा जी, जो पूरे देश में हर एक जगह जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं, गरीब लोग, जो 5 लाख रुपए उनको मिल सकते हैं। गरीब से गरीब इंसान जिसकी कोई टर्मिनल इलनेस हो, सीरियस बीमारी हो, ऑपरेशन हो, उन्होंने दिल्ली की जनता को महरूम रखा है इससे। ठीक है। ये 2 सरकारें, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की, जो चाहते नहीं कि दिल्ली का फायदा हो, दिल्ली वासियों के विरोध में काम कर रही हैं। तो ये बहुत जरूरी कुछ नुक्ते हैं जिनको मैं बयान कर रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और राजेश गुप्ता जी, दिल्ली की जनता क्या पलटकर आपसे सवाल नहीं पूछेगी कि बजट में 1000 रुपए दिल्ली को देने का आप ऐलान करते हैं, महिलाओं को वो पैसा नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां पर 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया, फिर उन्हीं वायदों को लोकसभा में दोहराया गया, वहां पर भी पैसा नहीं मिले। तो ये जो 2100 रुपए लेकर आप आ रहे हैं महिलाओं के लिए, आपको लग रहा है कि ये देखते हुए जनता आपको वोट करेगी? कहां से लेकर आएंगे पैसे? राजेश गुप्ता जी। देखिए चित्रा जी, जहां तक दिल्ली की जनता की बात है तो ऑलरेडी जो 9 साल में 9.5 साल में हमने काम करे हैं वही बहुत है। दिल्ली की जनता हमें दोबारा वोट करे उसके लिए। लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़े ईमानदारी से बार बार हमें टैक्स दिया है, जो बजट हमारे पास में 30,000 करोड़ था जब हमारी पहली बार सरकार बनी, आज वो 77,000 करोड़ है। जब 30,000 करोड़ था तब भी हम बहुत सारी स्कीम्स दे रहे थे। हमने कहा कि हम पानी माफ कर देते हैं और बिजली के रेट जो है 200 यूनिट तक पूरे माफ और 400 तक हाफ। ये तो तब था जब 30,000 करोड़ बजट था। बजट बढ़ता गया, हम स्कीम्स बढ़ाते गए, हमने महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी। आज बजट 77,000 करोड़ है, प्लस में है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, शायद ने प्लानिंग कमीशन, जिसको अब वो भूल गई कि नीति आयोग कहने लगा है, भारत सरकार उसको नीति आयोग कहती है, उसका ये कहना है कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही सरकार है जो आज भी प्रॉफिट में है, वो भारत की सरकार में दिल्ली की सरकार है। और कोई सरकार नहीं जो प्रॉफिट में, मैं नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूँ नीति आयोग को जो भारत सरकार का है। आज 77,000 करोड़ का बजट है, उसमें हम दिल्ली की अपनी माताओं बहनों को कुछ वापस देना चाहते हैं, कुछ बुजुर्गों को वापस देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। रही बात पंजाब की, आपने कहा, देखिए पंजाब में अभी हमारी सरकार जब बनी तो बहुत घाटे में हमें बजट मिला। उसके बाद भी हमने बिजली के रेट भी वहाँ पे जो हमने वादे करे थे, करे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जो वादे करे थे
और अभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा इलेक्शन में वह कहा कि जो मैंने 1000 अनाउंस करे थे मैं 1100 दूंगा ब्याज समेत, क्योंकि वो जेल में चले गए, काफी कम डिले हुए, रुके तो नहीं। दिल्ली में भी मैं कह सकता हूँ रुके तो नहीं, अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना है? वहां के मुख्यमंत्री कोई और हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कोई और हैं, दोनों को आप घालमेल कैसे कर सकते हैं राजेश जी? वहां के मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना है या अरविंद केजरीवाल को फैसला लेना है पंजाब की जनता को 1000 रुपए देने के लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी के जो संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, और जो टॉप लीडर्स जब अगर पार्टी के चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पार्टी में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से घाटे में जो बजट था उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन 1100 का वादा है वो जरूर देंगे। और ये जो बजट में दिल्ली में आपने ऐलान किया था 1000 रुपए का, दिल्ली बजट में जो 1000 रुपए का ऐलान था राजेश गुप्ता जी, मैं बता रहा हूँ दिल्ली के बजट के अंदर चित्रा जी, दिल्ली के बजट में 2000 करोड़ स्पेशल इसी महिला सम्मान योजना के लिए रखे गए हैं। और उसके बाद में क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आया और फिर जो भी समय अरविंद जी को 1-2 महीने लगे तो हमारा थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन जैसा हमने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे, और दिल्ली के बजट के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ 77,000 करोड़ का बजट है। मुझे लगता है कि किसी को इस बात में तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर अपनी माता बहनों को हम सम्मान करते हैं। ये भी तो लाडली योजना में कर रहे थे, अब ये तो घाटे में कर रहे हैं। हमारी तो सरकार प्रॉफिट में, हमने तो पैसा बचा के दिखाया भाई। वो कह रहे हैं कि लाडली योजना तो आप घाटे में कर रहे हैं और वो तो बहुत प्रॉफिट में है। पास में सरप्लस पैसा है। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। तहसीन भी, अनुराग भी है, संगीत रागी जी भी हैं। बोलिए शादी जी। जी, मैं बहुत जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। राजेश जी नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने मना किया है और वो सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बड़े पॉइंट पर बता दूं कि दिल्ली का जो पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस है, बावजूद उसके कि हमेशा सरप्लस में रहा है, 2024-25 का जो पॉसिबल डेफिसिट है वो 1500 करोड़ से ज्यादा का आ रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में आप देखिए, बावजूद इसके कि फर्स्ट फिस्कल सरप्लस रहा है, आप देखेंगे जो फाइनेंशियल जो आई है, समरी आई है GNCTD की, उसमें दिखाया जा रहा है कि पूरी तरह से एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट जो है ज़्यादा रही हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और जो सरप्लस था 2017 और 18 से वो अब डेफिसिट में जा रहा है। तो आप भी जानते हैं, चाहे वो जल निगम हो, विद्युत विभाग हो, पावर डिस्कॉम्स हो, किस तरह से बेमानी हुई है, करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, स्कैम्स पे स्कैम्स हुए हैं, ठीक है, और कितने केसेस पेंडिंग हैं। और आप ये भी जानते हैं कि नीति आयोग ने कहा है आपसे कि ये संभव नहीं है, और आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि आप ये वादा, ये खोखला झूठा वादा आपने पंजाब में पूरा नहीं किया है। वहां पे 1000 रुपए क्या 1 रुपए नहीं आप दे पाए हैं। ठीक है, जल्दी बाकी भी मेहमान हैं, उनकी मैं टिप्पणी ले रही हूँ। बार बार आप पंजाब का उदाहरण दे रही हैं। इस सवाल के साथ राजेश जी के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या उल्टा पड़ जाएगा? तहसीन, मैं आ रही हूँ आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, फौरन आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, देखिए एक चीज़ तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद देखो हार मान रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कानून व्यवस्था को गिना रहे थे, ये भूल जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो वहाँ केंद्र सरकार के पास में, तो उस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी होती है, आप उसको भी राज्य सरकार पे डालने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एग्जाम्पल पंजाब का दे रही हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? मस्जिदों में मंदिर खोदने की कोशिश कर रही है, यही तो कर रही है ना। आप कौन सा विकास की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में? कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर में? दिल्ली से तो लगा ही है नोएडा, गाजियाबाद। रोडों की हालत देखिए, आप तो जाते होंगे गाजियाबाद कभी ना कभी, देख लो क्या रोडों की हालत है गाजियाबाद में, क्या डेवलपमेंट है गाजियाबाद में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो कि आपने दिल्ली में, आप भी दिल्ली की आधी ज्यादा सरकार तो आप चला रहे हो दिल्ली की। भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, लैंड एक्विजिशन आपके पास है, आपने ऐसा कौन सा काम किया बताइए ना आपसे। फिर मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप तो कह रहे थे कि हम देश के अंदर आएंगे तो सबको रोजगार देंगे, आपने तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रखा है। अरे आपके बीच में नहीं बोला, क्या बात हुई? क्योंकि पंजाब में जो कामकाज सरकार की ओर से किए गए हैं उसका उदाहरण, क्योंकि वहां पर भी आपकी सरकार है, यहाँ पर भी आपकी सरकार है, पता नहीं है। ठीक है खुदरी जी, लेकिन दिल्ली में कौन सी वो वजह रही कि कांग्रेस पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को चुना? और अखिलेश जी लगातार कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी के साथ। देखिए इंडिया गठबंधन हमेशा से एक है। हो सकता है कि कई जगह हम अलग लड़ते हो चुनाव, कई जगह हमारी सीट शेयरिंग ना होती हो, लेकिन हमारा मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी को हराना, जो देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रही है। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आना चाहिए।
जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आना चाहिए तो हम ये कोशिश करेंगे ना कि ऐसी पार्टी को हारना जरूरी है। जहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, तो मुझे लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे उनको हरा पाएगी। मकसद क्या है? मकसद यह है कि नफरत की जो राजनीति देश के अंदर चल रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं भी एक बार भी आप देखो, इतने दिन पार्लियामेंट चला तो बाबा नहीं सुनिए ना, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, यूपी में कांग्रेस यहाँ पर आप पहले नहीं इंडिया गठबंधन में है ना, इंडिया गठबंधन में है, हम इंडिया गठबंधन में सब साथ हैं। गठबंधन इतना कंफ्यूजन पैदा करता है। गठबंधन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप लोग एक हो जाते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो अलग अलग हो जाते हैं। यूपी में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं आप लोग, अनुराग भदौरिया जी, और यहाँ पर आकर फिर आप कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में तो लड़ ही नहीं सकती है, वो कमजोर हो गई है। क्या कांग्रेस पार्टी को क्या बना दिया है आप लोगों ने? तो आप मानते हैं ना कि तो आप जानते हैं ना कि इंडिया गठबंधन, तो इसके मतलब आप मान गए कि इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, कि इंडिया गठबंधन में जनता की बात सुनी जाती है, जहां जनता को जिसकी जरूरत है वहां पे गठबंधन खड़ा होता है। जैसा आपने बताया महाराष्ट्र में तो आपने देखा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी ना पार्टियां तोड़ देंगे, ठीक है, ये तो पार्टियां तोड़ने वाले लोग हैं। शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा, देखा नहीं आपने महाराष्ट्र में? एनसीपी को तोड़ा है। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करता। अगर कोई भी जाते हैं जनता के बीच में तो भी 2/3 बहुमत पा जाते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। अब आप लोग जो वायदा कर रहे हैं उन वायदों पर क्यों नहीं जनता भरोसा कर रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली पर रहते हैं, तहसीन पुनावाला जी, दिल्ली पर रहते हैं। 240 आए लोकसभा में, आप कह रहे हैं 2/3 मिल गया, बैसाखी पहुंच गए, आप कह रहे हैं 2/3 पे पहुंच गए। बीजेपी 240 पर है, अनुराग भदौरिया जी आप 37 पर हैं। बीजेपी 240 पर है, आप 37 पर खड़े हैं। ठीक है, तहसीन को लेकर आते हैं। संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी तहसीन पुनावाला जी, अगर इसी तरह के दांव खेलती रहेगी आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई वैसे भी कई सालों से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में ही चल रही है, फिर कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ पाएगी दिल्ली में? थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज मैं पहले स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरे मित्र और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश भाई ने कहा कि केवल दिल्ली पॉजिटिव बजट में है, रेवेन्यू सरप्लस में। चित्रा जी प्लीज आप गूगल पे, आपके पास एवरेस्ट का अच्छा लैपटॉप है, उस पर फैक्ट चेक कीजिए। 1993 से जब से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस में रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं रहा है। मैं शाजिया से अक्सर इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन शाजिया बिल्कुल सही कह रही है। 14,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था कुछ साल पहले, अब वो घटकर 3,000 करोड़ पे आ गया और अगले साल डेफिसिट में जाएगा। अच्छा, ये सरप्लस में क्यों होता है? ये सरप्लस में दिल्ली इसलिए होता है चित्रा जी, आप मेरी बात को दोबारा से फैक्ट चेक करना। दिल्ली सरकार के अधिकतर जो बजटरी एलोकेशन है उसका भुगतान केंद्र की सरकार करती है। जैसे पुलिस, वो केंद्र की सरकार सैलरीज देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे नहीं आता। तो किस बात की बात कर रहे हैं? कौन सा सरप्लस में? ये सब के बावजूद ये नेगेटिव में जाने वाला। ये दुर्भाग्य है दिल्ली का और दिल्ली के आवाम का कि हम दिल्ली में एक कैंसर पैंडेमिक है उसकी बात नहीं कर रहे, पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। दोनों पार्टी से पूछना था, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सूबों की एक मीटिंग दी, एक पोल्यूशन का पैंडेमिक है तो सभी सूबों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैंसर का नॉर्थ इंडिया में पैंडेमिक है, उसकी बात हो रही है, कोई बात नहीं करेगा। सारे सिर्फ हमारे पैसे को देंगे, सिर्फ अपना रेवड़ी कल्चर शुरू करेंगे और आप पे और मेरे पे टैक्स का भार आएगा। फिर जीएसटी में 35%, 40% लगाएंगे, 30% टैक्स भरो, 40% जीएसटी भरो और 100 रुपए पे 70 रुपए भरो। ये इनकी राजनीति, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। कौन सा, आप मुझे बताइए चित्रा जी, दिल्ली में कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है? आतिशी जी, मैं उनको वो बैटन कोट कर रहा हूं, आप मुझे फैक्ट चेक करना। आतिशी जी कहते हैं मेरा मकसद है अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं। लेकिन आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए, ये कैसे एक मुख्यमंत्री का एम हो सकता है? मुख्यमंत्री का एम होना चाहिए कि मैं दिल्ली की आवाम की सेवा करूं। उनका एम है अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। ये कौन सा पॉलिटिक्स चल रहा है दिल्ली के अंदर? कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। बस दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हम बच्चे होते तो वो गेम होती थी ना, गेम फेंको और कैच करो, गेम फेंको कैच करो। ये एलजी साहब और अरविंद केजरीवाल साहब वो कर रहे हैं। वो छोड़ के दिल्ली की आवाम के, मुझे बताओ फायदे की एक बात बताओ जो दोनों सरकार ने की। कोई फायदे की बात नहीं कि सिर्फ टीवी चैनल पे आके गलत बात करते। एक लास्ट चीज, हम इंडिया अलायंस में क्या होगा? मैं दोबारा से कह रहा हूं, इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जब तक ये रीजनल पार्टीज रहेगी कांग्रेस का नुकसान होगा। कांग्रेस को समझना चाहिए, कांग्रेस भी समझती है, कांग्रेस समझेगी और अपने आप को मजबूत करेगी, इन रीजनल पार्टीज के भरोसे नहीं।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता ये है ना regional parties को तहसीलपुरा ताकत ही मिलती है कि कांग्रेस लोकसभा को। चुनाव में अब महाराष्ट्र के ही उदाहरण दे तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी का वोट लेकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है 13 सीटें जीतकर, और विधानसभा जब आए तो फिर आप वोट ट्रांसफर करा नहीं पाते। ये तो नहीं होगा ना कि लोकसभा के लिए कांग्रेस को मजबूत किया जाए और जब विधानसभा में दूसरी पार्टियों की मजबूती की बात आए तो कांग्रेस अपने आप को पीछे कर ले। अगर आज की डेट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ होता तो आपका ही तो मुख्यमंत्री बनता ना, ऐसा तो था नहीं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता। और वहीं जब लोकसभा के लिए अगर फादी में रहता तो फिर राहुल गांधी या कोई और कांग्रेस से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता। तो ये तो सिंपल सी बात है ना। हाँ बोलिए बोलिए। ज्यादा नहीं समय नहीं लूंगा, 10 सेकंड। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को नुकसान हुआ है वो शिवसेना, संजय राउत, उद्धव जी की वजह से हुआ है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और कांग्रेस को अब भी अगर ये बात समझ में नहीं आएगी, कांग्रेस का जो हाल उड़ीसा में हुआ है, जो हाल दिल्ली में हुआ है, वो महाराष्ट्र में जहां पे उनका ठीक, एक बार फिर से दिल्ली के लिए लौटते हैं। समाजवादी पार्टी को बताइए। नहीं करना चाहता। हाँ, अखिलेश यादव जी की पार्टी को भी दरकिनार कर दिया था इंडिया गठबंधन ने। मतलब वो तो कितने 5-6 सीटें चाहते थे, वो भी नहीं दिखाया, लाल आंखें दिखा दी। और यहाँ पर बैठकर अनुराग भदौरे जी तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं। लेकिन मैं संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, देखिए जब भी दिल्ली चुनाव के इलेक्शन नजदीक आते हैं या जब भी कोई मुद्दा लेकर आम आदमी पार्टी आती है, एलजी साहब भी सामने आ जाते हैं और उसी समय वो आईना दिखाने लगते हैं। अब दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कितनी गंदगी है, नालियां कितनी बदबूदार हैं, बिजली 8 से 10 घंटे नहीं आ रही है। ये जो टाइमिंग है ना, इसको लेकर बड़े सारे सवाल हैं। संगीत रागी जी। नहीं, देखिए बात सही कह रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का होना चाहिए था। और ये जितने जो सांसद चुन करके हैं, ये जमीन की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ ही नहीं रही है। नहीं तो कायदे से तो अरविंद केजरीवाल की सत्ता को नंगापन जितना हुआ है, शीश महल से लेकर के बाकी सारी चीजों पर, पोल्यूशन है, गंदगी है, जो इनका जो जिसको मेडिकल सेंटर जिसे आप कह रहे हैं, वहां पर गायें और भैंसें चरती रहती हैं। यूनिवर्सिटी में 12 कॉलेजेस हैं, उनको ये वेतन नहीं देते हैं। तो एक नहीं, ऐसे कई गिनाए जा सकते हैं। दूसरा, आप भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाल देंगे अनुराग भदौरिया, तो किसको लाएंगे? जॉर्ज सोरेस के वैचारिक पुत्र को लाएंगे, या खालिस्तान आंदोलन से पनपने वाले, खालिस्तान आंदोलन के साथ खड़े होने वाले अरविंद केजरीवाल को लाना चाहते हैं? मुझे लगता है देश की जनता इससे अब उब चुकी है। वो न जॉर्ज सोरेस के मानस पुत्र को अब चाहेगी और न ही कोई खालिस्तानी आतंकवादियों के मानस पुत्र को दिल्ली में चाहेगी। तीसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये जो रेवड़ी कल्चर है वो भारतीय जनता पार्टी भी की है, ये भी कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई है कि अब ऐसे रेवड़ी कल्चर को अब काउंटर करें। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से और इससे नहीं है, मेरा सवाल संवैधानिक संस्थाओं से है कि इलेक्शन कमीशन को क्या अंधा हो गई है, देख नहीं रहा है? ये जो सुप्रीम कोर्ट जो छोटी छोटी चीजों पर कॉग्निजेंस लेता था, ये राजनीतिक व्यभिचार को क्या सुप्रीम कोर्ट के कान और आंख बंद है? वो नहीं देख रही है। संगीत रागी जी, आम आदमी पार्टी अनाउंस कर दे तो फिर आप कहेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं को आकर देखना चाहिए, और आपकी वैचारिक पार्टी अगर अनाउंस करे तो वो बड़ा अच्छा कर रही है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा संगीत रागी जी? मैंने चित्रा जी कहा, मैंने दोनों बातें कही। मैंने कहा कि ये जयललिता दक्षिण की राजनीति से शुरू हुआ था, टेलीविजन दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे और ये दे देंगे, वो देंगे। ये शुद्ध घूसखोरी है, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार, व्यभिचार है। और सुप्रीम कोर्ट को यदि नहीं सूझ रहा है इतना, हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक छोटी छोटी चीजों पर कॉग्निजेंस ले लेती है और अपने केस अपने यहाँ ले लेती है। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा कर रही है ना, ये मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी भी यही कर रही है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है झारखंड के लिए। हाँ, सभी कर रहे हैं ना संगीत रागी जी। तो ये आम आदमी पार्टी ही आपको इतना क्यों चुभ रही है? मैंने क्या कहा? मैंने तो सब नहीं, मैंने सबों के लिए कहा है। एक दूसरी बात, अब जरा आते हैं, अभी जो भाई साहब जो तहसील पूनावाला कह रहे थे कि ये 2 पार्टियां ऐसी करती हैं, तो कर्नाटक में आपकी जो तथाकथित कांग्रेस पार्टी है, जो इसके आप कई बार प्रवक्ता के तौर पर नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं उनके पक्ष में, तो कांग्रेस पार्टी ने वहां क्या किया? जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट आपको मालूम है कितना है? और हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल की जरा नौटंकी देखिए।
पंजाब के अंदर राजस्व घाटा 3.99% हो गया है, जबकि टारगेट क्या था कि 3.84 हो गया है, जबकि टारगेट क्या था कि ये 1.99 हो रहा है, यानी दुगना हो गया है। वहां पर पंजाब के अंदर कोई योजना चालू नहीं, डेवलपमेंट का वर्क नहीं चालू कर सकता है, क्योंकि उनके पास भगवंत मान के पास पैसा नहीं है, कटोरा लेकर के केंद्र के पास आ खड़े होते हैं। और दिल्ली में जो ये बंधु कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस होता है, वो सही तहसीन पूनावाला ने कहा, ये हमेशा सरप्लस रहा है बंधु, ये आपकी कोई देन नहीं है। अरे तो जब पैसा नहीं रहेगा तो सारे राज्य के मुख्यमंत्री ना कटोरा लेकर केंद्र के पास आएंगे। संगीत रागी जी, बाकी सारी चीजें, हाँ, ये विरोधी दलों के लिए जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास भी पैसा नहीं रहेगा वो कटोरा लेकर केंद्र के पास आएगा। हाँ, और केंद्र कोई ऐसा वो तो करेगा नहीं एहसान, केंद्र की ये जिम्मेदारी है, जिन राज्यों में पैसा नहीं है या फिर जो उनका हक है उसको दिया जाए। चित्रा जी, जो उनका हक है उनको तो मिलना चाहिए, और उसके लिए विधिवत व्यवस्था है संविधान के अंदर कि टैक्स का, रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होना चाहिए, उसके लिए फाइनेंस कमीशन एक प्रिंसिपल तय करती है, और उसी के फाइनेंस कमीशन के प्रिंसिपल के अनुसार राज्यों और केंद्र के बीच में राजस्व का बंटवारा होता है, वो ऑलरेडी तय है। कटोरा इसलिए इनको लेकर के आना पड़ता है कि अनाप शनाप जो योजनाएं जो फ्रीबीज जो चलाती हैं, हाँ, उनके बाद इनके पास पैसा बचता नहीं है अपने सैलरी देने के लिए नहीं। अरे जब तुम्हारे पास सैलरी देने के लिए नहीं है तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार की नौटंकी करना है? आप दिल्ली के सड़कों की हालत देख लीजिए, तो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास हम इसको बनाएंगे। यार नरक बना दिए हो, यहाँ की गलियों को जरा जाकर के देखो, पानी के किस प्रकार से जाम लगे रहते हैं, सीवेज कितने फटे हुए मिलते हैं। आप कहते हो हमने वर्ल्ड क्लास, आज 10 साल से तो सरकार है तुम्हारी ही सरकार, 10 साल में क्यों नहीं दिल्ली में एक परिवर्तन आया? 12 शिक्षा का मामला है, 12 कॉलेजेस हैं, दिल्ली सरकार उनका वेतन नहीं देती है, समय पर नहीं, 6-6 महीने तक वेतन नहीं देती है, ये दिल्ली सरकार है। ठीक है, और वो कह रही है कि हमने तो बड़ा दिल्ली को बहुत अच्छा राजेश गुप्ता जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, तहसील जी उसके बाद कर्नाटका हिमाचल वाले सवाल पर मैं आऊंगी आपके पास, पहले राजेश गुप्ता जी से जवाब दे लीजिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आप पर बहुत मेहरबान है कि अरविंद केजरीवाल बाहर है। राजेश गुप्ता जी, कई सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए हैं उन्होंने। चित्रा जी देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि आरोप लगना बड़ा लाजमी है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में आने वाले चुनाव में क्या हो रहा है, ये सभी जानते हैं। पहले मैं तहसीन भाई की बात का जवाब दे दूं। हालांकि तहसीन भाई औपचारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहे, इसीलिए अब मैं सीधे जवाब दूं क्या? मुझे लगता है उन्होंने जो कांग्रेस को सीख दी वो कांग्रेस को दे ही सकते हैं। तहसीन भाई कांग्रेस के फैमिली मेंबर है, वहां पे जाके जरूर वहां पे सिखा सकते, बता सकते कांग्रेस क्या करे। नहीं, कांग्रेस के नेता वो देख रहे हैं, आप बता दीजिए, सीधे उन तक पहुंच जाएगा। नेता है वो हरियाणा में भी गठबंधन चाहते थे। इसके लिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि तहसीन पूनावाला किधर हैं, वो निष्पक्ष तौर पर भी अपनी बातें बिना किसी पक्ष के रख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता शो देख रहे हैं, आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं राजेश जी। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में चाहा, लेकिन उनकी स्टेट इकाई ने नहीं माना और अंजाम आप देख चुके हो। दिल्ली के अंदर भी आखिरी टाइम पे राहुल गांधी जी ने स्थगित करी अपनी रैली, लेकिन स्टेट जो उनकी यूनिट क्या चाहती है भगवान ही जानता है। तो अब इसके अंदर मुझे लगता है कि इसके ज्यादा जवाब मुझे नहीं देना चाहिए कांग्रेस के लिए। रही बात नहीं, वैसे भी आप लोगों को फायदा क्या हुआ? अचंबा होता है, आपने भी सारी रैलियां की, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए रैलियां की, कोई फायदा तो हुआ नहीं ना। तो फिर इसलिए दोनों की राहें अलग हो, एक हो, कोई फायदा तो मिला नहीं उससे। देखिए चित्रा जी, चित्रा जी, दिल्ली के अंदर मोदी जी भी रैली करते हैं दिल्ली के चुनाव के अंदर। तो कहा जाए कि दिल्ली के अंदर 3 सीटें आई, एक बार 8 सीटें आई, ये तो राजनीति के चुनाव जीत और हार होती रहती है ना। अब हम नई पार्टी है, 10 साल हुए हैं, 10 साल के अंदर एक पार्टी यहाँ तक आ गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 2 स्टेट में सरकार बन गई, गुजरात जैसी जगह पे 5 सीटें आ गई, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बड़ी नई पार्टी है। हाँ। दूसरी बात, आपने जो इन्होंने कहा कि एलजी साहब ने सफाई पे बात करी, एलजी साहब पुलिस पे बात क्यों नहीं करते? सफाई पे बात करने के लिए तो एमसीडी रागी साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इसके लिए तो दिल्ली के लोग बैठे हैं ना, दिल्ली की बीजेपी के लोग बैठे हैं। इसके लिए एलजी साहब को सफाई पे बोल रहे हैं, एलजी साहब उसके लिए पुलिस एमसीडी कमिश्नर बैठे हैं मेरे भाई, ये भाजपा बैठी है। आप पुलिस पर जवाब दीजिए, पुलिस डायरेक्ट एलजी साहब के अंडर में आती है। क्या हालात है दिल्ली के अंदर? रोज रैंसम कॉल्स आ रही है, रेप हो रहे हैं, दुनिया भर के गैंग के कॉल्स आने लगी है व्यापारियों को, उसके ऊपर एलजी साहब नहीं बोलेंगे। एलजी साहब को या तो चुनाव लड़ने, एलजी साहब काम खत्म करें कि लड़ने नहीं दिल्ली से चुनाव, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। ये एलजी साहब का काम नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। रागी जी ने कहा
मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि ये काम बीजेपी का है, बीजेपी करे। रही बात की बिजली नहीं आ रही 8 घंटे, ऐसी कौन सी जगह दिल्ली में, जरा मुझे बता दीजिए, आपका इतना बड़ा चैनल है, लोग बता दे दिल्ली में कहा बिजली नहीं, 8 मिनट कहीं नहीं जा रही, 8 घंटे तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात कहते हैं कि दिल्ली का बजट हमेशा सरप्लस में रहता है। अरे मेरे भाई, प्लस में रहता है, हम तो उस टाइम इतनी सारी जो आप रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम थोड़ी थी, आज हम दे रहे हैं, उसके बाद भी हम सरप्लस में हैं। बड़ी बात ये है। अच्छा, उसके बाद में आप जो कहते हो कि दिल्ली के अंदर बहुत सारा जीएसटी का वो मिलता है, कौन सा मिल रहा है सर? 325 करोड़ देते थे 2003 से, वो भी बंद करे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा था एमसीडी के चुनाव में भी कि हम डायरेक्ट पैसा देंगे, जो वो दे भी नहीं सकते थे, दिया भी नहीं एमसीडी में, फिर भी एमसीडी प्रॉफिट में है। 1 तारीख को तनख्वाह आती है, दिवाली को बोनस भी मिला है। इनके टाइम पे लगातार हड़ताल होती रहती थी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट रखना चाहता हूँ, आज भारत सरकार के ऊपर, रागी साहब जरूर ध्यान दें इस बात पे, 682.3 बिलियन का कर्जा है जून 2024 में। 13.3 बिलियन इंक्रीज है मार्च 2024 से सिर्फ 6 और 7 महीने के अंदर। डेट टू जीडीपी रेशियो है 18.8% जून 2024 की बता रहा हूँ। सर, आप किससे लोन ले रहे हो? आप अपनी सारी की सारी नवरत्न कंपनियों को बेच रहे हो, अडानी को बेच रहे हो, उसके बावजूद भी आप व्यापार विश्व जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उससे लोन लिए चले जा रहे हो। हम तो नहीं कह रहे वो कटोरा है। शाहज़ाद इल्मी जी जवाब देंगे, बीजेपी वाला जल्दी से, तहसील बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मैं उनसे जवाब दे लेती हूं। ठीक है, तमाम बातें आपकी ओर से कही गई हैं। शाहज़ाद जी, मैं फौरन आ रही हूं, तहसील बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। बहुत संक्षेप में बोले बहुत संक्षेप में आपको मैं 3 पॉइंट्स बस बोलूंगी चित्रा जी, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं भाजपा के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं कि 31 साल में पहली बार फिस्कल डेफिसिट की तरफ दिल्ली बढ़ रहा है। 1993 में जब से लेजिस्लेटिव असेंबली कायम हुई है, तब से अब तक पहली बार 31 साल में ये हालत आन पड़ी है। अब मैं बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट जो है 30,465 करोड़ फाइनेंशियल ईयर में बोरो कर रही है, और इस बार 3.74 करोड़ का डेट बजटरी एस्टिमेट में दिखाई दे रहा है। ये तो बात रही बजट की कि कितना ये अफोर्ड किया जा सकता है और क्यों नीति आयोग ये कह रहा है। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा झाड़ लगाई है और कहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार में अभी तक स्कूलों में बुक्स यूनिफॉर्म नहीं दिए गए हैं, क्यों 2/3 स्कूलों में जो आते हैं दिल्ली सरकार के तहत, जिसमें स्टेट स्कूल्स भी हैं और एमसीडी रन भी हैं, उनमें प्रिंसिपल्स नहीं हैं। एमसीडी कमिश्नर से कहा गया है कि आप फ्री किताबें जिसके पैसे दिए गए हैं वो आपको दें, लेकिन इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ी बात, क्यों आम आदमी पार्टी हारेगी? मैं बता दूं, सबसे ज़रूरी बात, कोविड की महामारी में आप देखिए क्या हालात थे दिल्ली में, जब मुनाफाखोरी कर रहे थे इनके पार्टी के लोग, कुछ खान मार्केट गैंग के लोगों के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटर पर पैसे कमा रहे थे। सारे सबने देखा है कि किसका किसके नाम उसमें है। और आप देखिए उस वक्त शीश महल के सुल्तान साहब गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट के कमोड की सीटें जो हैं इंपोर्ट करा रहे थे, करोड़ों रुपए, और जानबूझ के, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, 10-10 करोड़ से ज़्यादा का ना बजट हो, क्योंकि उससे ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, उन्होंने 5 बार किया। कैसा ये निर्दयी शख्स है ये। आप पानी हाफ की बात करते थे ना, पानी माफ, अब तो साफ पानी नहीं है, हाफ हो कि ना हो, लेकिन आप सोचिए वो शख्स जो इतने बुरे हालात में दिल्ली के लोगों के पैसे नोच कर अपने लिए मसाज की चेयर्स, शैंडलियर और टॉयलेट सीट्स और रिक्लाइनर्स और सेंसर वाले कर्टन्स जो 2 करोड़ों के हैं वो बनवा रहा था। शाहज़ाद इल्मी जी, जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो एलजी साहब क्यों कर रहे हैं? अगर विपक्षी दल आप लोग हैं, दिल्ली में चुनाव आप लोगों को लड़ना है, एलजी साहब की ओर से वीडियो जारी किया जा रहा है, तो अगर लड़ाई में दिखना है तो बीजेपी के नेताओं को सड़क पर उतरना होगा ना, जो बात संगीत रागी जी ने उठाई यहां पर। नहीं, मुझे लगता है बीजेपी अपना काम कर रही है और एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, और एलजी ही हेड हैं। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उन्हें पूरी तरह से पता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको और ज्यादा एग्रेसिवली जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एलजी साहब को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। और दूसरी बात एक जोड़ देना चाहता हूँ, बहुत अंतर होता है राजेश जी, एक पैसा आप लेते हैं, कर्ज लेते हैं डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, और दूसरा पैसा लेते हैं लुटाने के लिए। वो दोनों के अनप्रोडक्टिव वर्क जो है उसमें खर्च हो जाए है, उसके कारण परेशानी होती है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको कहा
यदि कल आप कर्ज ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा काम होगा, उससे रोजगार मिलेगा और सारी चीजें बनेगी। लेकिन आप इस काम के लिए नहीं करते हैं। आपको चुनाव जीतना और यही आपकी प्राथमिकता बन गई है। ये बहुत खतरनाक। राजेश जी, आप जवाब दीजिएगा। तहसीन बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, एक भी बार मैं उनके पास जा नहीं पाई हूं एक टिप्पणी के बाद। तहसीन पूनावाला जी, अब तो कांग्रेस पार्टी के सामने भी आईना है ना कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी दूध की धुली है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए सैलरी देने तक के लिए कैसे मुश्किलें सामने आकर खड़ी हो गई थी सरकार के। हालांकि मैं रेवड़ी कल्चर का फैन नहीं हूं और मैं मानता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टी, जिससे संगीत भाई ने मांगा, इसमें जिम्मेदारी इंक्लूडिंग कांग्रेस, जिसको मैं वोट करता हूं, सपोर्ट करता हूं, हाँ उनके परिवार का हिस्सा हूं, नो इफ एंड बट अबाउट इट। मैं अपने परिवार को छुपाता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ ये सारी पार्टीज का इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन हिमाचल की एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, सैलरी देने में दिक्कत नहीं आई थी। उन्होंने सैलरीज की डेट 1 से 5 तारीख इसलिए की थी ताकि वो 4 डे का शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बचे। वो एक टेक्निकल चीज था और चीफ मिनिस्टर्स को मल्टीपल टाइम्स क्लैरिफाई किया था। लेकिन हाँ, सभी सूबों में भारत के अंदर एक फिस्कल प्रॉब्लम है, सिर्फ सूबों के अंदर नहीं, केंद्र के अंदर। इसमें मैं राजेश भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, केंद्र के अंदर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कई ऐसे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने ये कहा है कि हम एक्चुअली हमारा एक्चुअल डेफिसिट बता नहीं रहे। हम केंद्र का डेफिसिट तो बता रहे, लेकिन केंद्र उसमें पीएसयूज का और स्टेट्स का डेफिसिट मिलाता नहीं है। इसकी वजह से एक्चुअली जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो इस बार कम हो गया और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। देखिए, भारत में हमें सिर्फ भारत को संभालना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी को एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूं, क्या कर रही है आज आज कर्जा लेके कल स्पेंड कर रही है और कल किसी न किसी को तो ये कर्जा चुकाना होगा, हमारे भविष्य में हमारे बच्चों को चुकाना होगा। ये गलत कर रही है सारी पॉलिटिकल पार्टीज। आप मुझे चित्ता जी बताइए, आप न्यूट्रल है, दिल्ली में आपने पिछले 5 सालों में कौन सा डेवलपमेंट वर्क देखा? एक आम व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है वो माननीय केजरीवाल जी कर रहे हैं, माननीय एलजी साहब कर रहे हैं, ये दोनों अपना पिंग पोंग खेल रहे हैं। कोई दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहा है। और जहां तक कोविड की बात है, शिक्षा का मॉडल गिनाते हैं, वो बोलते हैं सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। मांगा पाठशाला दिया हमें मधुशाला। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि शाजिया जी ने कोविड का जिक्र किया, चित्ता जी आप जानते हो कोविड में मैंने काम किया। कोविड में केंद्र सरकार को जीएसटी मैंने भरा है, मैंने जीएसटी लिया है कोविड में सरकार ने। जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तब जीएसटी लिया और कफन के लिए जीएसटी लिया। ये सरकार ने लिया है, वर्तमान सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। ये सच्चाई है। और आज ये हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा। उसके बाद मैं आ रही हूँ अनुराग जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शाजिया जी 2 लाइन में, उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर भी, आप कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अरे सबने देखा है कैसे हाथ खड़े कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। सारे काम उन्होंने किए थे वो शीश महल के लिए। सबने देखा कैसे अमित शाह जी के सामने गुहार लगाई और गृह मंत्री ने फिर मदद की अरविंद केजरीवाल के कहने पर, और दिल्ली के लिए बाकायदा बड़े कोविड सेंटर्स बनाए। हम सब जानते हैं कैसे मोहल्ला क्लिनिक जो थे पूरी तरह से बंद थे और कुछ हो नहीं रहा था। सबने देखा कैसे मुनाफाखोरी हो रही थी ऑक्सीजनेटर्स को लेकर, और कैसे कुछ लोग जो बाकायदा आम आदमी पार्टी के साथ काम करते हैं कैसे बाकायदा उसमें भी पैसा वसूली कर रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे और बड़े ज़्यादा दामों में बेच रहे थे। इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक और टीम शामिल थी, चाहे वो नवनीत कालरा की बात हो या औरों की बात हो। तो सब जानते हैं क्या हुआ है, और सबने देखा है कि कोविड के दौरान कैसे एक दिल्ली के एक चेकर से, खजाने से अरविंद केजरीवाल जी ने, ठीक है, अपने घर अनुराग पुजारी जी जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगी। बार-बार भाजपा की ओर से कहा जा रहा है आयुष्मान योजना तो दिल्ली में लागू किया नहीं जाता, संजीवनी योजना लेकर आ गए, तो इससे बात बनेगी क्या? अनुराग जी, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपसे ये सवाल है। देखिए, एक चीज मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है जब किसी गरीब की मदद होने जा रही है? तो भाई इस देश के अंदर में, हर प्रदेश के अंदर में गरीब लोग हैं, अगर उनको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, जिससे किसी बच्चे को अगर बिजली थोड़ी फ्री मिल जाए, अगर वो आईपीएस आईएएस बनना चाहता है पढ़ने के लिए, उसको अगर बिजली मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में बांट सकती है। जिसको कहा था कि हम आएंगे तो सबको पैरों पे खड़े करेंगे, इसके मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी आपने बेरोजगार रखे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो भारतीय जनता क्या दिक्कत है? इसलिए दिक्कत यह है कि आपने तो कहा था सबको पैरों पे खड़ा कर देंगे, आपने लाइन में लगा दिया 80 करोड़ लोगों को कि आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रहिए।
ये हिंदुस्तान का आदमी तो आत्मसम्मानी होता है, स्वाभिमानी होता है। लाइन में मत लगाइए, उनको रोजगार के लाइन में लगाइए, जहां रोजगार उनको मिल जाए और अपनी सैलरी पाएंगे और अपने दम पे अपने आटा चावल खरीदेंगे और खाएंगे। आप रेवड़ी बांटोगे, आप लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते तो आप सही बात है। अगर कोई दूसरी सरकार अगर वहां पे मदद कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपने पर आती है तो फिर उसको कल्याणकारी योजनाएं गिनाई जाती हैं, जब दूसरों पर आती है तो मुफ्त की रेवड़ी बताई जाती है।